सभ्या सद्गुरु वाक्सुधा श्रुति परिस्फीत श्रुतिनस्मि वो नालं तोषयितुं पयोदपयसा नाम्भो निधिस्तृप्यति व्याख्या भासरसप्रकाशनमिदं त्वस्मिन् यदि प्राप्यते क्वापि कणो गुणस्य तदसौ कर्णे क्षणं धीयताम्. Dear friends, whatever I learned from my esteemed teachers, and it may not be sufficient to your quest, to your deep quest, but if you find anything new, anything, then please lend me your ear and concentration for another 90 minutes. Thank you very much. प्रिय मित्रों, my dear students and teachers of all subjects, रोग निदान या डिजीज प्रोग्रेशन ये सबके लिए एक आवश्यक सब्जेक्ट है. Irrespective of the department, everyone will read this. Or can't you see the beauty of this concept? Since last 3,000-4,000 years, सुश्रुत संहिता के टाइम से हम इसको पढ़ रहे हैं और उतनी ही जिज्ञासा से पढ़ रहे हैं जितना सबसे पहले स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा. और अभी भी इसमें बहुत कुछ नया मिलता है. आई विल प्रेजेंट ए स्लाइड which was basically conceived by Susruta and developed by Professor C. Dwarkanath in 1960. And further I developed this slide up to the quest of my students. लेकिन इससे पहले कि हम सक्रिय काल शुरू करें, मैंने जयशंकर जी को कुछ निवेदन किया था कि बैकग्राउंड ऑफ एनी सब्जेक्ट इज वेरी नेसेसरी और स्पेशली सत्क्रिया काल. सत्क्रिया काल सुश्रुत का सूत्र स्थान 21 वर्ण प्रश्नाध्याय में लिखा गया है. अभी कुछ दिन पहले एक वेबिनार हुआ था जिसमें सत्क्रियाकाल पर हर एक क्रियाकाल पर अलग अलग व्याख्यान थे और पूरा एक 1.5 घंटे का व्याख्यान था. उसमें मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए बुलाया गया था और आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू लर्न मैनी थिंग्स. ऋषिकेश मैत्रे, अभिजीत सराफ, जायस किनी, बावड़ेकर जी, दिलीप नलगे और मुकेश, ऐसे विद्वान लोग एक एक स्टेप पर अपना व्याख्यान दे रहे थे. कहने को ये केवल 6 स्टेजेस हैं, लेकिन एवरी स्टेज हैव हंड्रेड्स ऑफ द इवेंट्स विद इन दैट. तो कैसे संचय शुरू होता है, ये बात समझना अभी भी लोगों के लिए पता नहीं क्यों इतना जटिल हो रहा है. जबकि सुश्रुत ने एक जटिलता तो ये उत्पन्न कर दी कि इसको वर्ण प्रश्नाध्याय में लिखा और इससे पहला जो 20वां सूत्र स्थान है वो हिताहिती है और 22वां जो सूत्र स्थान है वो वृणाश्राव विज्ञानी है. और व्रण के बारे में जब दल्लक टीका करते हैं तो बोलते हैं कि
व्रण शब्द से वातादि लेना चाहिए। मैं जिस सेमिनार की बात कर रहा हूँ, वेबिनार की बात कर रहा हूँ, उसमें भी ऋषिकेश ने ये बात रखी थी कि व्रण कैसे वातादि हो सकते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं है, नल्लन ने भी नहीं दिया। लेकिन उस चैप्टर में 21 चैप्टर में व्रण के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, केवल दोषों के, धातुओं के, मलों के और इनके रोगों के उत्पत्ति का प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है सब कुछ। पहली बात तो मेरा निवेदन ये है कि देखिए, आयुर्वेद न तो विज्ञान है, न दर्शन है, न कोई अध्यात्म है। लोगों को कहीं इसको लेबल करना होता है, इसलिए वो विज्ञान कहते हैं, कोई कहता है ये दर्शन है, जीवन दर्शन है, कोई कहता है कि नहीं ये अध्यात्म है। लेकिन वी नीड नॉट टू लेबल एनीथिंग। आयुर्वेद जो है वो एक संहिता है, आयुर्वेद जो है वो एक तकनीक है, आयुर्वेद एक आर्ट है, आयुर्वेद एक कला है जो शास्त्रों के ब्रह्मा से लेकर के आत्रेय तक भरद्वाज के द्वारा और आत्रेय से अग्निवेश तक और अग्निवेश से हजारों साल बाद में चरक और दृढ़बल उसके भी हजारों साल बाद में इन सब तक पहुंचा। और वो लोक और फोक इन दोनों का जो अनुभव था उसके आधार पर एक तकनीक डेवलप की गई कि किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये वेदों से सीधे प्राप्त ज्ञान नहीं है। संचय की बात करते हैं और क्रियाकाल की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले एक बात समझने की है कि हमारे नई जो जनरेशन है वो आयुर्वेद को विज्ञान से समझना चाहती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद पहले तौर पर संहिताओं से ही समझा जा सकता है, क्योंकि कांटा कांटे से निकलता है और संहिताएं जो है उसको समझने के लिए मिसाइल की जरूरत नहीं है। संहिताओं को चरक से नहीं समझे तो सुश्रुत से समझ लीजिए, सुश्रुत से नहीं समझे तो अष्टांग से समझ लीजिए, उसके बाद में भी फिर कुछ लघुत्रयी है, कुछ टीकाएं हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संहिताओं को संहिताओं से समझना बहुत आसान तरीका होगा। अब जो चरक बात कहते हैं वो सुश्रुत से थोड़ी अलग है। सुश्रुत कहते हैं कि लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ या हेल्थ का एक मैंडेट है। हेल्थ के लिए एक आवश्यक तत्व तो ये है कि वो वात व्याधि चिकित्सा में बताया गया है कि अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थ प्रकृतो स्थित। 3 कंडीशंस हैं कि जितने भी बायोफ्लूइड्स हैं जिनको हम दोष, धातु, मल कहते हैं, जिनका स्रोतस में अभिवहन होता है, उसको सबसे पहली बात तो कि अव्याहत गति से मूवमेंट, अनइंटरप्टेड मूवमेंट चाहिए। और अनइंटरप्टेड मूवमेंट के लिए वो भी स्वमार्ग में चाहिए, परित्यक्त मार्ग में मूवमेंट नहीं चाहिए। उनका एक राउटिंग जो है वो भी डेफिनेट है, उसका डेजिग्नेटेड रूट है, उसमें उसका मूवमेंट होना चाहिए। और मूवमेंट होने से मूवमेंट होना रुकना, यही संचय की प्रक्रिया है। बेसिकली हमारा कंसेप्ट शुरू होता है विसर्गाधार विक्षेपई सोम सूर्यानिलस तथा, ये चरक सुश्रुत ने उसी अध्याय में लिखा है 21 चैप्टर में। तो इसको पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि विसर्ग, आदान और विक्षेप की क्रियाएं क्रमशः कफ और पित्त के द्वारा, जो प्रकृति में सोम, सूर्य और अनिल के द्वारा होती है, वो शरीर में कफ, पित्त और अनिल के द्वारा होती है। तो एक तरह से हमने इस लोक को ही अपना माध्यम बना रखा है।
लो को ही शरीर में एक तरह से कन्वर्ट कर रखा है। हाँ? ये पुरुषेतर लोके, ये लोके तत्पुरुष है। तो उस लोक में जो क्रियाएं हैं, ये जो प्रकृति है, ये शरीर में से पास होने के लिए एक अनइंटरप्टेड मूवमेंट होना चाहिए। और वो मूवमेंट कहीं इंटरप्ट होता है तो संचय की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं, ये ब्लैंक स्लाइड है। इसमें केवल दो लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। ये ब्लैंक है, पुरुष का एक कैनवास है जिसमें सब कुछ आ रहा है और जा रहा है, चल रहा है, डाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद में ब्लैंक है, ज्यों की त्यों दर्दी नहीं चल रही है, बिल्कुल ब्लैंक। तो ये प्रक्रिया जो है वो हॉरिजॉन्टली, जब आहार के पचन की प्रक्रिया अवस्था पाक में, फिर आहार रस में, फिर रस धातु में, फिर रक्त धातु में, फिर मांस में, अस्थि मज्जा और शुक्र धातु में, और उसके साथ में उसकी जो वर्टिकल प्रोग्रेस है वो क्या है कि धातुओं के सार रूप में, और फिर सत्व में, और फिर उसके अंतःकरण के लिए उपादेय होना चाहिए। वो मन बुद्धि आत्मा के लिए भी उपादेय होना चाहिए। ये उसका एक वर्टिकल डेवलपमेंट है। और दो धातु मलों का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है। और इस प्रक्रिया में संचय होगा ही कब कि जब कहीं पहले स्टेज पर गति का इंटरप्शन होगा, अव्याहत नहीं रहेगी गति। दूसरी बात, अव्याहत गति के साथ में एक और आवश्यक तत्व है, वो है स्थानस्थ। शरीर में हर एक तत्व के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस है। ये कफ स्थान है, ये वात स्थान है, ये पित्त स्थान है, ये रस स्थान है, ये रक्त स्थान है, ये मल स्थान है, ये मलायन है, ये प्राणायतन है। हर एक चीज के लिए एक वॉल्यूम, हर एक चीज के लिए एक स्थान डेजिग्नेटेड है। और एक बात चरक के सूत्र चिकित्सा स्थान 26 में लिखी है, विरुद्ध गुण ग्रंथि परस्परम सहज संसिद्ध सात्मित्वाद विषम घोर महीनिव। ये सब एक दूसरे के उत्पादक हैं, पूरक हैं, लेकिन एंटागोनिस्टिक भी हैं। वात के गुण जो है वो कफ के गुणों के विपरीत है, कफ के गुण वात के विपरीत है। कफ और पित्त दोनों के कुछ गुण वात के विपरीत हैं, और पित्त और कफ के दोनों के गुण कुछ विपरीत हैं, तो एंटागोनिस्टिक भी है। लेकिन जब तक वो स्वस्थान में है तब तक वो सहज संसिद्ध साथ में है। जैसे कि सर्प का विष जो है वो अपने स्थान में रहने से सर्प के लिए मारक नहीं होता है, तो शरीर में भी इसी तरह के विष और अमृत जो है वो एक साथ रहते हैं, लेकिन स्थानस्थ रहते हैं। तो स्थानस्थ नहीं रहेंगे तो स्थान को छोड़ करके जाने की जो प्रक्रिया है वो प्रकोप है। चयो बुद्धि स्वधामनेव प्रकोपस्तून्मार्गगामिता। स्वधाम में रहना ये एक आवश्यक तत्व है, और उन्मार्ग गमन जो है वो इस रोग के इस प्रोसेस को ट्रिगर करता है। तो एक बात ये थी, ये वात के लिए लिखा है डेफिनेटली, क्योंकि वात ही स्वयं जो है वो नेता है, वात ही उन सब दोषों को ले जाता है। लेकिन जितने भी बायोफ्लूइड्स हैं उन सब की अव्याहत गति होनी चाहिए और प्रकृतिस्थ होना चाहिए। प्रकृतिस्थ मतलब फिजियोलॉजिकली इंटैक्ट होना चाहिए। उसकी जो ड्यूटीज अलॉटेड हैं, फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस है, वो वैसे की वैसी होनी चाहिए जैसा उसके लिए निवेदन है। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति, समावाद के फिजियोलॉजिकल एलोकेशन से वो होने चाहिए। दर्शनम भक्ति रुष्मा चक्षु तृष्णा देह मार्गम, ये होना चाहिए। स्नेहो बंध स्थिरत्व गौरव प्रस्तावनम, ये होना चाहिए। ये उसकी प्रकृति है। अगर दोष अपनी प्रकृति को छोड़ देते हैं, धातु अपने जीवन तर्पण धारण यापन की प्रकृति को छोड़ देते हैं, मल जो है वो आबाद कर
या मोक्षण की प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम। तो जो प्रवृत्ति को छोड़ना है ये एक और नई प्रॉब्लम है। एक बार हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फ्लोरिडा में हुई थी, ऑरलैंडो में, तो उसमें भी यही सत्क्रिया काल मैंने बताया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी वो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज पर थी, और मैं आपको केवल इसलिए बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल बहुत सीनियर और बहुत हाई रेपुटेटेड डॉक्टर्स तक को मालूम नहीं है कि इन्फ्लेमेशन को फोर्स ही कैसे किया जा सकता है। संचयावस्था में प्री पैथोलॉजिकल कंडीशन में कैसे पता लगाया जा सकता है कि इन्फ्लेमेशन हो, सुश्रुत ने इसका तरीका बताया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम ही क्या है कि नहीं समझ रहे हैं, बाकी दुनिया समझना चाहती है। अब मैं अपना स्लाइड शुरू करता हूं। ये जो लाइन आपको दिख रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, इसके बीच में 6 स्टेजेस हैं। ये अगर वीत रोग है तो इस लाइन के बीच में कुछ नहीं है। अगर रोग की प्रारब्ध है तो ये 1+1, देखिए एक सामान्य और विशेष सिद्धांत है हमारे। प्रकृति में जो द्रव्य हैं वे भूत संघात वाले हैं, जिनके रस है, गुण है, वीर्य है, विपाक है। शरीर में जो दोष धातुमल हैं उनके भी रस, गुण, वीर्य, विपाक प्रभाव है। तो संचय क्या होगा कि जो समान द्रव्य हैं, जो उन गुणों के समान द्रव्य हैं, वे उन गुणों के समान शरीर द्रव्यों का संचय करेंगे। 1+1 2 होगा। तो संचय या एक्युमुलेशन की जो प्रक्रिया है ये स्वाभाविक रूप से ऋतुजन्य कालों में भी होती है। वयोहोरात्रि भुक्तानान्ते अंत मध्याधिक क्रमात् भी होती है। इस संचय के लिए कोई एक स्पेसिफिक लाइन नहीं है कि ये संचय तो प्राकृत है और वो संचय जो है वो विकृत है। संचय और प्रकोप दोनों प्राकृत है, लेकिन उस प्राकृत ऑर्बिट से बाहर निकल करके वो जाने लग जाए तो वो विकृत है। तो संचय की जो प्रक्रिया है वो वयोहोरात्रि भुक्तानाम, सुबह कफ का प्रकोप होगा, दिन में पित्त का प्रकोप होगा, रात को वायु का प्रकोप होगा। इसी तरह से वर्षा में संचय होगा, ग्रीष्म में संचय होगा, पित्त का संचय होगा, वायु का संचय होगा, कफ का संचय होगा हेमंत में। तो कुल मिलाकर के संचय प्रकोप की सामान्य अवस्थाएं हैं। जो सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, जो एज वाइज फ्लक्चुएशंस हैं, जो फूड के डाइजेशन के ड्यूरिंग जो फ्लक्चुएशंस हैं, वे सब होंगे। लेकिन फिर भी एक्सेस संचय जो द्रव्यों के सेवन से होगा, जो निदान के सेवन से होगा। आहार से होने वाला संचय रोग कारक नहीं होगा, निदान के सेवन करने से रोग कारक होगा। सुश्रुत यही बात गीता हिती अध्याय में, जो इसका पहला अध्याय है, उसमें बोलते हैं, और चरक ये बात 28 चैप्टर में बोलते हैं सूत्र स्थान में, कि आहार संभवम वस्तु रोगाच आहार संभवा। दिस बॉडी एंड द डिजीजेस बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ फूड। व्हाट इज स्पेसिफिकेशन देयर? कि हिताहित विशेषाश्चर्य विशेष सुख दुख हो। जो हित आहार है वो सुख या स्वास्थ्य का उत्पादक है, और जो अहित आहार है वो दुख या रोग का उत्पादक है। जो अहित आहार है उसी को हम आयुर्वेद में रोग निदान में निदान कहते हैं। तो निदान सेवन से होने वाला संचय दोष गुणों की अतिरिक्त वृद्धि करके और वो संचय उत्पन्न करता है। अब ये जब संचय उत्पन्न करता है तो यहाँ पर होस्ट और एजेंट का इंटरेक्शन होता है। विच वन इज द होस्ट? ये चिकित्सीय पुरुष है, ये होस्ट है,
एजेंट क्या है, पूरा नेचर एजेंट है, प्रकृति। वो रोग उत्पादक और स्वास्थ्य वर्धक दोनों कारण उसमें मौजूद है। होस्ट और एजेंट जब इंटरेक्ट करते हैं, सम्मूर्छना करते हैं किसी टारगेटेड या किसी एक्सेस गुण की वृद्धि के साथ में, तो वो संचय की प्रक्रिया होती है। इसको आप एक्युमुलेशन या संचय कहते हैं। लेकिन इस संचय की अवस्था में ही एक दूसरी अवस्था साथ में संलग्न है, वो है प्रकोप। संचय कितनी जल्दी प्रकोप हो जाएगा ये कुछ पता नहीं है, इसको प्रकोप कहेंगे। प्रकोप और संचय में केवल इतना फर्क है कि जो एक चय प्रकोप है और एक अचय प्रकोप। एक विलयन रूपावृद्धि है और एक संगति रूपावृद्धि है। एक कठिन वृद्धि है और एक द्रव वृद्धि है। तो कुछ ऐसे अद्रव्यभूत कारण भी हैं जिनसे संचय होता है, जैसे काठिन्यात् चरक चिकित्सा स्तंभ 30, काठिन्यात् ऊन भावात् दोषोऽन्तः कुपितो मा। कठिन वृद्धि, ऊन भावद वृद्धि। ऊन भावद का मतलब क्या है, इसका चक्रपाणि ने टीका किया है कि यदा ही पुरुषो दुर्बलो सन बलवता सह विगृह्णाति। जब एक दुर्बल पुरुष है वो बलवान के साथ लड़ाई करता है तो उसके कफ का कंजप्शन हो जाता है और वायु अपेक्षाकृत बढ़ा हुआ रिलेटिव ग्रोथ होती है उसकी, और कफ का ऊन भाव होता है। तो संचय की प्रक्रिया केवल दोष सामान्य निदानों के सेवन से ही नहीं होती है। कुछ ऐसे विहारज कारण हैं जो उसको कंज्यूम एक्सेस करते हैं तो भी संचय की प्रक्रिया होती है। उसको हम ऊन भावज या कठिन वृद्धि कहते हैं। जो विलयन रूपावृद्धि है वो 1+1 है। जैसे रुक्षादि गुणों के सेवन से रुक्षादि की वृद्धि, वात की वृद्धि, मधुर, पिच्छिल, गुरु, मंद इत्यादि गुणों से कफ की वृद्धि, ये विलयन रूपावृद्धि। तो संचय और प्रकोप की स्थिति में अब नीचे आप एक लाइन देख रहे हैं, ये द्वारकानाथ का बेसिकली प्रोफेसर सी द्वारकानाथ का एक डेवलप्ड फॉर्मेट है जिसको मैंने थोड़ा और किया। अब इसमें क्या होगा कि एक साइट भी आएगी, और साइट होगी तो कुछ एसोसिएट्स भी आएंगे, क्योंकि साइट कोई भी वैक्यूम तो है नहीं वहां पर। जब कोई स्थान होगा तो उस स्थान पर कोई अवयव होगा, अवयव होगा तो वहां पर कुछ केमिकल्स होंगे, कुछ उसके फ्यूल होंगे, अवयव के कुछ फूड होंगे। तो जीआई ट्रैक्ट होगा, दोष होगा, अग्नि होगी, ये उसके साइट है और ये उसके एसोसिएट्स है। और प्रकोप की अवस्था में रक्त साथ में मिल जाएगा। और जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं वो क्या होंगे कि जो डाइजेशन है वो स्लोअर हो जाएगा और एनर्जी जो है वो लोअर हो जाएगी। मंद ऊष्मा, मंद चेष्टा। तो जो एफर्टलेसनेस थी किसी काम को करने में, जो जीरो कंजप्शन ऑफ एनर्जी था वो बढ़ गया। क्यों? कि नाउ द फंक्शंस आर नीडेड सम मोर एफर्ट्स, एक्सटर्नल एफर्ट्स। किसी काम को करने में एनर्जी का कंजप्शन होना ही नहीं चाहिए। हमारा शरीर तो अनिर्वेदो वार्त लक्षणा नाम के लिए बना हुआ है, अनिर्वेद पूर्वक। एफर्टलेसनेस होनी चाहिए, ऐसा कि जैसा कुछ मालूम ही नहीं है कि कितनी क्रियाएं होगी। तो जब ये क्रियाएं होगी तो प्रकोप होगा। तो प्रकोप में फिर स्रंस, भ्रंश, व्यास, वेद, तो ये वात के प्रकोपक कारण है। ओस, चोस, परिदाह, धूमानयन, ये सब पित्त के प्रकोपक लक्षण है। और इसी तरह से कफ के आप समझते हैं। तो ये क्या है कि आलस्य, मंद चेष्टा, ये सब और आगे बढ़ जाएंगे।
फिर एक पैथोलॉजिकल स्टेट होगा, तो ये प्री पैथोलॉजिकल स्टेट है। अभी तक कोई रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है। अभी तक क्षय प्रकोप के बाद में सुश्रुत के अलावा वाग्भट और चरक तो कहते हैं क्षय प्रकोप के बाद में प्रसव होना चाहिए। 3 ही अवस्थाएं हो सकती हैं, क्षय प्रकोप और प्रसव। और प्रसव होता है, रेमिशन हो सकता है, लेकिन रेमिशन कब नहीं होता है ये अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इसको भी मैनेज किया जा सकता है। देखिए, अब ब्यूटी हमारे शास्त्र की ये है कि इस अवस्था में भी चिकित्सा लिखी है। वो क्या है कि कंजर्वेटिव कॉमन स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हेल्थ। गर्म पानी पीना है, आराम करना है, ये नहीं खाना है, हितकर आहार लेना है, हल्का खाना खाना है। तो at this very first stage we are having the treatment modalities। तो ये एक ब्यूटी है। दूसरी बात कि जब ये प्रकोप होगा तो उन्मार्ग गमन निश्चित है, लेकिन उन्मार्ग गमन निश्चित नहीं है कि व्यायाम ऊष्मणस्तैक्ष्ण्या हितस्य अनवचारणात् कोष्ठात् शाखा मलायान्ति द्रुतत्वान् मारुतस्य च। चरक सूत्र स्थान 28 में लिखते हैं कि अगर उस स्टेज पर व्यक्ति व्यायाम नहीं करे, उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन नहीं करे और हितकर पदार्थों का सेवन नहीं करे तो प्रसव होगा। और अगर ये सब करता है तो कोष से शाखाओं में, जीआई ट्रैक्ट से फिर टिश्यूज में, स्रोतस में दोषों का प्रसर होगा। और प्रसर होगा तो सुश्रुत एक बड़ी ब्यूटीफुल बात करते हैं। सुश्रुत कहते हैं कि वहां पर रक्त जो है वो प्रसर का माध्यम है। सुश्रुत बोलते हैं कि वहां दोषों के पृथक संश्लिष्ट और सन्निपातिक भेद 15 है, 15, जबकि वातपित्त के हिसाब से तो ये 7 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन रक्त को वहां पर दोष रूपता दी है सुश्रुत ने, और सुश्रुत कहते हैं कि ये रक्त को मानेंगे क्योंकि ब्लड इज कैरिंग। और चरक भी यही बात कहते हैं, नक्ति प्राणिनाम प्राण सौणितम यनुवर्तते। चरक सूत्र 24 विधि सोनी थी युनक्ति प्राणिनाम प्राणा। ब्लड इज द सोल डिस्पेंसर ऑफ द लाइफ। पूरे शरीर के ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स आर फेड बाय लाइफ थ्रू द ब्लड। रक्त जो है वो ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स को वन टाइम युगपत सर्वतो अजस्त्रम देह विक्षिप्यते सदा। जो रस रक्त है वो व्यान से उचित विक्षेप के माध्यम से इन ऑल द ट्रिलियन सेल्स वन टाइम उसको पूर्ति करता है, और वो अजस्त्र रूप से कंसिस्टेंटली, और कब तक, जब तक उसका लाइफ टाइम है तब तक करता है, सदा, एवरी टाइम। अहेरनीस 24/7 into 12 into something, all 365 days, all 12 hours, all 24 hours। तो युगपत सर्वतो अजस्त्र जो विक्षेपण की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया उचित विक्षेप की प्रक्रिया है। लेकिन चरक यहां क्या लिखते हैं, कोष्ठात् शाखा मलायांति द्रुतत्वान् मारुतस्य च। ये जो प्रक्रिया है, प्रसर और विक्षेप में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि वो उचित विक्षेप है और ये द्रुत, ये एक्सपल्जन है, ये एक्सेलरेशन है, ये रेट और रिदम को पार करना है।
जिस रेट से शरीर में उसका यूटिलाइजेशन होना है, आप चक्की चलाते हैं ना, उसमें मिक्सी चलाते हैं, उसमें एक लेवल है कि उसको इस लेवल के बाद में आप नहीं बढ़ सकते, इस लेवल के बाद में भरेंगे तो वो नहीं यूटिलाइज होगा। तो वो यूटिलाइजेशन का एक रेट है, एक रिदम है, एक कला है। सुश्रुत कहते हैं कि हर एक धातु के परिणमन के लिए कुछ कलाएं हैं निर्धारित। तो उसमें अगर द्रुत विक्षेप हो गया, कोष्ठा शाखा मलायांते द्रुतत्वान मारुतस्य, ये ज्ञान वायु ये काम करेगा, लेकिन वो द्रुत, ये एक्सेलरेटेड एक्शन होगा, एक्सेलरेटेड एक्सपल्जन होगा, तो इसको हम प्रसर कहेंगे। अब ये जो प्रसर की अवस्था है, इसमें बहुत सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है कि अगर कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। अव्याहत गति चाहे कुपित दोष की हो चाहे सम दोष की हो, गति अगर अव्याहत रहती है तो रोग उत्पन्न नहीं हो सकते। चरक कहता है तदेतत् स्रोतांसि प्रकृति भूतत्वा न विकारी रूप सृज्यते शरीरम, विमानस्थान 5, कि स्रोतस् यदि प्रकृति भूत है, गति यदि अव्याहत है, स्वमार्ग में है, तो रोग उत्पन्न नहीं हो सकते। रोग कब उत्पन्न होंगे कि जब पहले से क्षय वैगुण्य उपस्थित होगा। यत्र संग ख वैगुण्यात् व्याधि तत्रोपजायते। क्या हुआ? तो यत्र संग, जहां संग हो जाएगा, वो कहां संग होगा? जहां पहले से क्षय वैगुण्य उपस्थित होगा। अब ये क्षय वैगुण्य समझना है। My new generation teachers, please listen carefully. क्षय वैगुण्य क्या होता है और संग क्या होता है? क्षय मीन्स आकाश, क्षय मीन्स स्पेस, क्षय रिप्रेजेंट ऑल पंच महाभूत। क्षय जो भौतिक धात्वग्नियां हैं, भूताग्नियां हैं, उनका एक परिणाम ये होता है कि वो उसका स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेशन है वो भूताग्नियों के द्वारा होता है। धातु का अवयवीकरण ये भूताग्नियों का काम है। टू ऑर्गेनाइज द फ्लोटिंग टिश्यूज, जो परिणाम आपद्यमान है वे फ्लोट करते रहते हैं, वो अभिवहन करते रहते हैं। जो परिणाम प्राप्त है वो क्या होता है? जो परिणाम प्राप्त धातु है वही स्रोतस् है, वही अवयव है। चरक एक बात और कहते हैं विमान स्थान 5 में, स्रोतस् विमान में, कि स्रोतांसि परिणाम आपद्यमान धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। जो परिणाम आपद्यमान धातु है, ये अंडर ट्रांसफॉर्मिंग, जो अंडर प्रोसेसिंग जो धातु है, वे स्रोतस् में परिवहन होते हैं। लेकिन न च स्थिराणाम धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति, जो स्थिर धातुएं हैं उनका अभिवहन स्रोतस् नहीं करते हैं। उसकी टीका पढ़िए आप, तो वो स्थिर धातु ही अवयव है, और जो अस्थिर धातु है वो अवयव बनाएगा, या अवयव का फ्लूइड है, या अवयव की केमिस्ट्री। और स्थिर धातु है कि उसका फिजिकल स्टेटस, फिजिक्स। तो जो स्थिर धातु है
उनका अभिवहन नहीं होगा, उनका जीवन और मृत्यु निर्धारित है। हर एक सेल का एक लाइफ है। और आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो वायु, वायु को ये करना है कि उन सब, कोई सेल 1 दिन की आयु वाला है, कोई सेल 3 महीने की आयु वाला है, लेकिन आदमी की आयु 100 वर्ष है। तो उस सारे मैकेनिज्म को, ट्रिलियन सेल मैकेनिज्म को किस तरह से वो बनाए रखे कि वो सब 100 साल तक जिए, उसको कहते हैं आयु का अनुवृत्ति, आयु का अनुवर्तन, इस बॉडी का मेंटेनेंस। तो ये जो वायु का ये जो काम है, वातकला कली अध्याय चरक सूत्र 12 में लास्ट 16 कलाओं के बाद में जो लास्ट कला है वो है आयुषो अनुवृत्तिर भवति अकुपित वायु। जो अकुपित वायु है वो उस मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ करता है। क्यों? कि हर एक सेल का लाइफ अलग अलग है और पुरुष का लाइफ ज्यादा है। तो वो जो स्थिर धातुएं हैं उनकी लाइफ है, जो अस्थिर धातुएं हैं वो क्या है कि इस ढंग से उसकी प्रतिपूर्ति, उसका सप्लीमेंटेशन, उसका कंप्लीमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि वो निरंतर जो है वो नए बनते रहें और उस आयु को मेंटेन करें। तो परिणाम आपत्तिमान धातु और परिणाम प्राप्त धातु, ये 2 चीजें, स्थिर धातु और अभिवाही धातु, ये 2 चीजें। जो स्थिर धातुएं हैं उनमें रोग होते हैं, जो अस्थिर धातु हैं उनमें वैगुण्य, क्षय वैगुण्य होता है। अगर वो क्षय वैगुण्य हो गया उस परिणाम आपद्यमान धातुवाही स्रोतस में, तो वह स्रोतस उस द्रव्य का परिणमन नहीं कर पाएगा, और परिणमन नहीं करेगा तो आयु का अनुवर्तन में प्रॉब्लम आएगी। और क्षय वैगुण्य संग दोनों भिन्न है। आचार्य लिखते हैं यत्र संग क्षयवैगुण्या, मतलब संग का प्रीरिक्विजिट स्टेज है क्षय वैगुण्य। और क्षय वैगुण्य के कारण क्या है? आप चरक का रसायन पाठ देखिए एक बार, वहां कहते हैं कि ग्राम्याहारे व सर्वदोष प्रकोपणम। वहां पर जैसे जैसे हमारा अर्बनाइजेशन हुआ, जैसे जैसे हमने फूड प्रोसेसिंग शुरू किया, जैसे जैसे हमने क्या है कि फाइन और फाइनर फूड प्रोसेसिंग शुरू किया, तैसे तैसे रोग हो गए। और वो रोग नहीं उत्पन्न होता है, उसकी एक प्रक्रिया भी है। शिथिली भवन्ति मांसानि विमुच्यते संदेह अस्थिषु संदीयते मज्जा, है ना? ये सब आप पढ़ रहे हैं तो चरक के रसायन पाठ के पहले अध्याय के दूसरे पाठ में। तो वो जो ग्राम्य आहार है जिसमें विरूढ़ और सूप धान्य और शुष्क धान्य और ये सब, आप जो माइक्रोवेव का यूज करते हैं, वो शुष्क धान्य, शुष्क मांस, शुष्क साग इत्यादि का प्रबलतम उदाहरण है। और वो क्षय वैगुण्य का कारण है। क्यों? कि उसको वो जो क्षय का मतलब पंच महाभूतों का ये जो कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए था, सर्कुलेबल कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए था, उसमें वो फ्लूइड ही नहीं। तद्द्रवैर् भिन्न संगात स्नेहेन मृदुतांगतम्। तो पहली कंडीशन है, अवस्था पाक से भी पहली कंडीशन है चरक के ग्रहणी अध्याय में, कि वो द्रव तो होना ही चाहिए। और शुष्क धान्य, शुष्क मांस, शुष्क शाक, शुष्क अन्न, ये वो द्रवता की जो एलिजिबिलिटी है, द्रव का जो रिक्विजिशन है, उसको पूरा नहीं करते। और ये क्षय वैगुण्य के कारण होते हैं। विरूढ़, सूख और विरुद्धता। विरुद्ध के अध्याय में चरक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि 85th श्लोक 20
6 सूत्र इतने भी प्रकोपित नहीं होते हैं कि वो स्रवित हो जाए, इतने भी प्रकोपित नहीं होते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए। अस्त्राव्य दोष उत्पन्न होते हैं विरुद्ध भोजन से, और अस्त्राव्य दोष जो है वो लीन दोषों को उत्पन्न करते हैं। दुर्बल कारण, दुर्बल निदान, व्यभिचारी निदान लीन दोषों को उत्पन्न करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये कोविड-19, इसमें अभी एक स्टेटिस्टिक्स निकल के क्या है इंडिया का कि 57% ऑफ द कोविड मॉर्टिलिटी इन इंडिया आर इन द कोमॉर्बिड फैक्टर्स। जहाँ पर पहले से कोई व्याधि थी उन लोगों की जो डेथ रेट है वो 43% है, जनरल लोगों की इसकी 57% है। तो वो जो कोमॉर्बिडिटी है वो क्या चीज है? वो लीन दोष है। वो क्या दोष है कि जो चिकित्सा हम नहीं कर रहे हैं आजकल, हम मैनेज कर रहे हैं, हम प्रकृति स्थापन नहीं कर रहे हैं, एक टोटल रिगेन ऑफ हेल्थ नहीं कर रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेज कर रहे हैं तो चरक चिकित्सा स्थान 30 में निवृत्तोपि पुनर्व्याधि स्वल्पेन आयाति हेतुना, जो निवृत्त व्याधियां है वो अगर पूरी तरह से निवृत्त नहीं गई, उनका टोटल ट्रीटमेंट प्रकृति स्थापन तक नहीं हुआ है, तो थोड़े से ही हेतु से वो फिर से उत्पन्न हो जाती है। थोड़े से हेतु से पेशेंट कहता है मैं तो खिचड़ी खाता हूं, मेरे को कैसे रोग हो गया, न तत्पचति लगभग अपच्यमानम सुप्तत्वम न यात्यन्यम विश्रूपताम, है ना। दुर्बल जो गृहिणी है वो न तत्पचति लगभग, वो लघुअन्न का भी पचन करने में समर्थ नहीं है। क्यों? कि टेकिंग द PIPs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, बहुत सारे एंटासिड ले रहे हैं और जस्ट मैनेज कर रहा है, अम्लपित्त का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, अल्सर का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, उसको मैनेज किया जा रहा है। तो ये जो अवस्था है ये प्रसर, चरक कहता है, मैं सॉरी बहुत लंबी व्याख्या हो गई, चरक कहता है कि तत्रस्थाश्च विलंबन्ते कदाचिन न समीरिता। दो शाखाओं में तुरंत जाकर के रोग उत्पन्न नहीं कर देंगे, वो शाखाओं में स्थित हो जाएंगे और रोग उत्पन्न करने की प्रतीक्षा करेंगे। क्यों? कि वो अनुगुण देश और अनुगुण काल की प्रतीक्षा करेंगे और अधिक पोटेंशिएट होने की प्रतीक्षा करेंगे। तो इसको कहते हैं लीन दोष, डोरमेंट स्टेट। तो प्रसर अवस्था लेटेंट फेज है। प्रसर जो अवस्था है दिस इज द लेटेंट फेज, इसमें लीन दोष पड़े रहते हैं। और आज आप पूरे देश काल की परिस्थितियों को देखें तो आपके पास जो कोई भी रोगी आता है उसमें बहुत सारी व्याधियों के दोष लीन अवस्था में पड़े हुए हैं, और उस लीन अवस्था को लेटेंट पैथोलॉजी बोलते हैं। और इसमें केवल एक ही उपाय है कि व्यायामान ऊष्मणस्तेक्ष्ण्याधीतस्य अनवचारणा, कम से कम ये तो करो। ब्लड इंटॉक्सिकेंट्स इन सबको तो अवॉइड करो। अगर ब्लड को इंटॉक्सिकेट कर दिया, शोणितम संप्रदुष्यति, शरत्काल स्वभावाच्च शोणितम संप्रदुष्यति, प्रदुष्ट बहुत तीक्ष्णोष्णे मध्य हिरण्येश तद्विदे। बहुत तरह के दुष्ट प्रदुष्ट अन्न मद्य इत्यादि का सेवन किया, और अन्य से तद्विदे, और इस प्रकार की बहुत सारी चीजें, मैगी और ये सब पास्ता और पिज्जा और बर्गर, पता नहीं कितने कितने उनका सेवन किया, तो शोणितम संप्रदुष्यति, और शोणित की दृष्टि होगी तो प्रसर होगा। क्यों? कि वो उसका माध्यम है।
प्रसरित दोष का माध्यम जो है वो शोणित है, रस रक्त है। तो ये प्रसर की अवस्था है। अब प्रसर की अवस्था में आपने याद किया, इसमें क्षयवैगुण्य आवश्यक है। प्रसर की अवस्था के साइमल्टेनियसली होता है, उसके अपने निश्चित निर्धारित कारण अलग हैं, ज़्यादातर विहारज कारण हैं, कुछ मानसिक कारण भी होते हैं, है ना। तो क्षयवैगुण्य आवश्यक है। दूसरा, रक्त इसका कैरियर है। तीसरा, वो प्रसर होने के बाद में लेटेंट फेज में लीन दोष की अवस्था में रहते हैं और बहुत दिनों तक वे इस बात का 40-40 साल तक डायबिटीज नहीं होती है पेशेंट को, प्रमेय नहीं होता है, और 45वें साल में 41st स्टेज में अचानक हो जाती है। तो वो अचानक थोड़ी होती है, प्रमेय की संप्राप्ति पड़ी है। प्राग अति भूयस्त्वात् यहां से शुरू होती है कि दैट हैज द हिस्ट्री, लॉन्ग हिस्ट्री, प्राग अति फॉर एक्सेसिव यूज एंड रिपीटेडली एक्सेसिव यूज। प्राग अति भूयस्त्वात् तथाविध शरीरेषु, अपनी बॉडी को बना लिया ऐसा। तो ये जो स्थिति है ये लीन पड़ी थी, कैंसर नीचे गुल्म। वो कब होगा कि जब नीचे होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, सेल बाय सेल, सेल बाय सेल, ब्रिक बाय ब्रिक मकान बनता। तो कैसे ये संचय होगा, कैसे प्रकोप होगा? तो प्रकोप और प्रसर और रोग की व्यक्ति के बीच में बहुत लंबा टाइम भी हो सकता है। जो चिरकारी रोग होते हैं उनमें बहुत लंबा टाइम होता है, और यही चिकित्सक की समृद्धि है कि वो किस दोष को, किस रोग को फोर्स ही कर सकता है। अगर कैंसर का या श्वासकाश का या प्रमेह का 20 साल की उम्र में पता लग जाए, 10 साल की उम्र में पता लग जाए, तो कितना सरल होगा उसका ट्रीटमेंट। तो आचार्य कहते हैं कि इस तरह में क्या करना चाहिए कि शिफ्टिंग पेन्स होंगे, रिगर्जिटेशन होगा, नॉजिया होगा, जिनको हम नॉर्मल मानते हैं, रंबलिंग हो रहा है, गैसेज हो रही है, हम नॉर्मल मानते हैं। कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, उसको नॉर्मल मानते हैं। कभी खाने की इच्छा नहीं होती है, वक्त पेश हो जाता है, उसको नॉर्मल। लेकिन ये प्रसर के लक्षण हैं, और इसमें करना क्या है? केवल इतना सा है कि प्रदुष्ट बहुत तीक्ष्ण मध्य नहीं करना है। हाँ? बस इतना सा काम है, और प्रसर नहीं होगा। या अनुगुण देश और अनुगुण काल नहीं देना है, या और अधिक हेतुओं का सेवन नहीं करना है। तो ये जो प्रसर है, इसको स्थान संशय होने से रोका जा सकता है। नहीं तो ये चौथी स्टेज होगी, जिसको हम स्थान संशय कहते हैं। इस स्थान संशय की अवस्था में अब एक नया कंपोनेंट जो है डिजीज में एंटर होगा, और वो है सीड, जो आपको किसी भी पैथोजन से बचाने वाला एक इम्यून सिस्टम है, वो है धातु। धातु धार्य थे, अरण्य के धातु। निदान दोष दूसरे विशेषेभ्यो भावा भाव प्रतिविशेषा भाव। निदान और दोष और दूसरे के लिए जो अभाव उत्पन्न करता है, प्रतिविशेष कारण उत्पन्न करता है, वो धातु है। जिससे रोग चिरकाल में होते हैं, तनु होते हैं, असर्व लक्षण होते हैं या नहीं होते हैं। तो वो जो धातु है वो उस स्थान का अधिपति है। वो धातु वहां पर परिणामी धातु है, और उस धातु के साथ में उस दोष की सम्मूर्छना का प्रारंभ होता है स्थान संशय अवस्था। इसलिए ये अवस्था फिर एक और नए इंग्रेडिएंट के साथ में नई चीज है कि वो जो धातु है वो जब
अपना प्रभाव, जो धारण स्वभाव, वो समाप्त कर देता है धीरे धीरे, तो दोष के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, रोग के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। प्रारंभिक रूप से पूर्व लक्षण उत्पन्न होते हैं, फिर लक्षण उत्पन्न होते हैं, और इस अवस्था को अर्ली पैथोजेनेसिस कहते हैं। और इस अवस्था में आपको अब डायग्नोसिस में देर नहीं करनी चाहिए और ट्रीटमेंट भी शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद में एक और अवस्था है, वो व्यक्ति, ये बड़ी, सब लोग कहते हैं कि ये अवस्था तो बड़े कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम कई बार इसको भी नहीं जानते। कियंतशीर्षीय अध्याय चरक सूत्र 17 में एक बात कही है कि रोग, अभी बात ही नहीं हुई है रोगों की, कोई पैथोलॉजी की बात ही नहीं हुई है। 17वां सूत्र स्थान है, जिसमें 18वां, 19वां, 20वां तो भी आने बाकी, जिसमें रोग विशेष के बारे में। लेकिन उससे पहले आचार्य कहते हैं कि धातु क्षय कियंतशीर्षीय में 3 मर्म बताए गए, हृदय, बस्ती और सिर। ये बेसिकली हमारे यहाँ एक, आपने को एक समस्या होती होगी कि ऑर्गेनिक पैथोलॉजी हमारे यहाँ नहीं बताई गई है। लीवर कहाँ बताया, पेनक्रियाज को क्या कहते हैं, उंडू किसका नाम है, क्लोम किसको कहते हैं, हम ड्यूडिनम को क्या कहेंगे, इलियम जेजुनम को क्या कहेंगे, एपेंडिसाइटिस को क्या कहेंगे, या ब्रेन का जो अलग अलग पार्ट है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस है, वो क्या कहेंगे। फुफ्फुस ही नहीं है, एक केवल एम्ब्रियोलॉजी के रक्त पेन प्रभाव बता दिया। वृक्क का भी उल्लेख बहुत साफ नहीं है, बस्ती की बात है। लिवर के बारे में तो एक यकृतोदर अध्याय बता दिया। तो कुल मिलाकर के ऑर्गन स्पेसिफिक पैथोलॉजी की बात क्यों नहीं करता है आचार्य, और मॉडर्न ऑर्गेनिक स्पेसिफिक एलर्जी पैथोलॉजी के अलावा मॉडर्न में कुछ है ही नहीं। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये कि वीकनेस है। लोग बात समझते नहीं है कि ऑर्गेनिक पैथोलॉजी के लिए तो मॉडर्न में जाना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर व्हाट यू फाइंड हिस्टोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वहीं जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि धातु जो है उसका हिस्टोलॉजी है। उसी अध्याय में 7 धातुओं, ओज, मल, इंद्रिय इत्यादि के क्षय के लक्षण लिखे। वो ऑर्गन बनता किससे है? वो ऑर्गन धातु से बनता है। अगर धातु है तो वो ऑर्गन जो है वो बनेगा ही। घटते सहते शब्दम नौचे द्रवते शून्यते हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टस्यापि रसक्षय। रसक्षय होगा तो हृदय का क्षय हो जाएगा। और हम कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स लेते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें क्या नाम से आरबीपी हुआ है, इसमें क्या इन्फार्क्शन हुआ है, इसमें इस्कीमिया हुआ है, इसमें वाल्वुलर डिफेक्ट है, इसमें पेरिकार्डियम की प्रॉब्लम है, इसमें मायोकार्डियम की डिफेक्ट, इसमें सेप्टम का डिफेक्ट है। लेकिन हम उस रस धातु को नहीं जानते। उल्टा उस रस धातु के क्षय करने वाले कुछ निदान और बता देते हैं कि अगर हमसे घी न खाना, उठना तो बिल्कुल ही नहीं है? और ये मत खाना। तो रस धातु की पूर्ति कैसे होगी, उसका तर्पण कैसे होगा? और रस धातु का तर्पण नहीं होगा, रस क्षीण होने के कारण से तो ये हृदरोग हुआ है। और रस का अगर पूर्ति नहीं हुई, तर्पण नहीं हुआ, तो फिर कैसे ठीक होगा? इसीलिए लोग बाग उम्र भर जो है वो छाती पर हाथ रख करके चलते हैं और आइसोलेट खाते रहते हैं। क्यों? कि वो मैनेजमेंट है, क्योर नहीं है। क्योर जो है वो उसने वहाँ बताया, वो समझना पड़ेगा आपको कि वो धातु पढ़ना पड़ेगा। वो धातु जो है वो है क्लू हमारा। ऑर्गन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि स्थिर धातुएं ही ऑर्गन है।
और वो धातु को समझ लेना, उस धातु का क्षय समझ लेना, तो फिर ऑर्गन का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, ऑर्गन पैथोलॉजी को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक पैथोलॉजी यहाँ शुरू होती है। इस ऑर्गेनिक पैथोलॉजी में डिजीज स्पेसिफिक सिम्टम बनते हैं। क्यों? कि उस ऑर्गन का एक अलग फंक्शन है। कोई ऑर्गन जो है वो रस्व स्रोतस का मूल है, कोई ऑर्गन जो है मांस स्रोतस का मूल है, कोई स्वेद स्रोतस का मूल है। तो जो स्रोतो मूल है वे ऑर्गन्स हैं, और स्रोतो मूल जो है वो धातुओं से पोषित होते हैं, और धातु के पोषण के बिना स्रोतस का पोषण नहीं हो सकता। एक्टिव पैथोलॉजिकल स्टेट है ये, और इसमें आपको विकृति विघात, लिमिटेशन ऑफ द डिसेबिलिटी। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। मोस्ट ऑफ द फिजिशियन आर डूइंग द सेम मिस्टेक कि वो डिसेबिलिटीज को लिमिट करके रुक जाती है, और यहीं फिर व्याधियां फिर से होती है। होना क्या चाहिए कि ये जो अवस्था है, इस अवस्था का तो स्वतः एक डाउनफॉल आएगा, क्योंकि निदान की पोटेंशियल इतना ही था कि वो इस लेवल तक हाइक कर गया है, और हाइक करने के बाद में उसका डाउनफॉल नेचुरली आएगा। क्यों? कि भेदावस्था में या तो वो प्रसम होगा रोग, या मृत्यु होगी, या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होगी। इन तीनों ही अवस्था में दोष का पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। लेकिन एक खास बात है, इस वेदावस्था में जो मर्म स्थान है उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो उपद्रव हो सकते हैं। सुरक्षा है वो ओज से होती है। बाकी सब धातुएं जो है वो अपने अपने ऑर्गन्स का पोषण करती है, लेकिन ओज सभी अवयवों का पोषण करता है, और विशेष रूप से मर्म का। प्राणायाम, रक्तम शुक्रोदशिकोदम, तो ये मर्म जो है, इसीलिए वहां केंद्र शीर्षीय अध्याय में धातुओं के क्षय के बाद में आचार्य रुके नहीं, उन्होंने ओज के 3 व्यापक बताए, और उसके कारण से एक मधुमेह को एक एग्जाम्पल और दिया। इस अवस्था में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, डिसेबिलिटीज हो सकती है, या डेथ हो सकती है, या क्योर हो सकता है। ये पोस्ट पैथोलॉजिकल स्टेट है, और इसमें प्रकृति स्थापन, जो विकृति के विघात के बाद प्रकृति स्थापन, अपकर्षण, निदान, परिवर्तन, अपकर्षण और प्रकृति स्थापन, 3 चिकित्साएं बताइए। चरक विमान 7 में कृमि के संदर्भ में। निदान परिवर्तन करो तो संचय आदि की प्रक्रियाएं नहीं होंगी। अपकर्षण करो तो किसी को रिवल्ट किया जा सकता है, स्थान संचय को भी रिवल्ट किया जा सकता है, व्यक्ति को भी रिवल्ट किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू रीच अप टू द प्रकृति स्थापन, रिहेबिलिटेशन, टोटल रिहेबिलिटेशन। स्वरवर्ण योग होना चाहिए, और सभी प्रकार के मलों की समय पर मोक्षण होना चाहिए, निद्रा लाभ यथाकाल होना चाहिए, इंद्रिय की अव्यापत्ति होना चाहिए, मन की अव्यापत्ति होनी चाहिए। चरक विमान स्थान 882, उसमें ये बताया गया है कि कार्यम धातु साम्यम, और उसके धातु साम्य के लक्षण है। अगर आपने टोटल रिहेबिलिटेशन कर दिया तो ये सारे फैक्टर्स, उसके दोष भी, उसके धातु भी, उसके मल भी, उसकी अग्नि भी, उसकी भूख भी, उसकी नींद भी, उसके स्वप्न भी, और उसकी चेष्टाएं भी, उसकी संज्ञाएं भी, ये सब का संपत्त होना चाहिए। और इस चीज को, इस संपत्त को हमारा करना हमारा उद्देश्य है। दिस इज द सट क्रिया का 6 स्टेज डिजीज इवोल्यूशन।
और हर एक एवोल्यूशनरी स्टेज एक अपॉर्चुनिटी है फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द ट्रीटमेंट। हर एक, तो ये चरक, सुश्रुत और वाजपट से कहीं अलग नहीं है, ये सब एक ही बात है। लेकिन इसमें बहुत सारी इन बिटवीन जो इवेंट्स हैं वो सुश्रुत ने नहीं लिखा, कहीं चरक ने लिखी है, कहीं वाजपट ने लिखी है, कहीं माधव निदानकार ने लिखी। तो इसलिए व्हेन वी टीच और वी प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ द कंसेप्ट, तो हमें एक बार एक टोटल नॉलेज जो है वो उसको लेना पड़ेगा, इस टोटलिटी तक जाना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य केवल इतना था, इसमें एक बात में 2 मिनट में 5 मिनट में, बहुत टाइम हो गया आपको मेरे से सुनते सुनते, कि स्रोतस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सत्क्रिया काल का जो प्राइम मास्टर है वो स्रोतस है। मैंने आपको बताया कि चरक लिखता है, इतनी प्रतिज्ञा से लिखता है, इतना दृढ़ता से लिखता है कि तदेतः स्रोतान से प्रकृति भूतत्वात् न विकारे। दिस होल प्रोसेस कैन बी null and void if the स्रोतस आर इंटैक्ट। स्रोतस क्या है? देखिए, हम खुद ही स्रोतस हैं, हम स्रोतस हैं, प्रकृति के स्रोतस हैं। प्रकृति हमें पास हो रही है, और ऑर्गेन भी स्रोतस है, इंट्रा ऑर्गेनिक स्रोतस भी है और एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक स्रोतस भी है। लेकिन फिर भी प्राण, उदक और अन्न ये प्रकृति का आहरण करते हैं, नेचर को बॉडी में लाते हैं, सोम सूर्य अनिल को शरीर में लाते हैं। लेकिन सोम सूर्य अनिल अपने स्वरूप में या प्रकृति अपने स्वरूप में हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हमें उसका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जीव परिणमन करना पड़ेगा, उसको फिर से जीवित करना पड़ेगा। तो जीवित करने के लिए हम रस रक्तादि धातुएं बनाएंगे। वो अवस्था पाक के बाद में, आहार रस के बाद में, रस धातुओं के बाद में ये बनाएंगे। और दूसरी बात कि ये जो नेचर है, इसकी जो एनर्जी है, उसका जो मैटर है वो ग्रॉस है, और हमारे शरीर में सटल सूक्ष्म जो स्थूल है आहार, उसको सूक्ष्म ऊर्जा में रूपांतरित करना पड़ेगा। मैटर इज ग्रॉस एंड एनर्जी इज सटल, एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अन्न को प्राण में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्राण को मन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मन को ज्ञान में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ज्ञान को आनंद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसका प्रोसेस है स्रोतस, इसका माध्यम है स्रोतस। और स्रोतस जो है वो ट्रांसफॉर्मर है, उस मेगा एनर्जी को इस टाइनी पुरुष के लिए, है ना, इस प्रकृति के सामने, इस लोक के सामने हमारी अस्तित्व क्या है? एक सेल जितना, ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स जो है, वैसे ही हम ट्रिलियंस पार्ट ऑफ दिस नेचर है। तो हमारे लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी का डाइल्यूटर है स्रोतस। हमें वो एनर्जी उस रूप में मिल जाए तो हम फ्यूज हो जाएंगे। तो वो एनर्जी का कन्वर्टर है, एनर्जी का डाइल्यूटर है, एनर्जी का यूटिलाइजर है। और जिस तरह की डिवाइस है उस तरह की एनर्जी पैदा करता है। किसी कहीं हमें शब्द, कहीं स्पर्श, कहीं रूप, कहीं रस, कहीं गंध, कहीं चेष्टा, कहीं उन्नयन, कभी अवगमन, कभी प्रक्षेप, कभी विक्षेप, पता नहीं कितनी तरह की एनर्जी चाहिए। तो हर एक तरह के एक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी, तो वो 7 धातु। और उसके बाद में जो कन्वर्टिबल नहीं है, जो जिसका आयन नहीं हो सकता, उसका मोक्षण, उसके लिए 3 स्रोत फिर है, मूत्रपुरी स्वेद,
तो ये जो स्रोतस की रचना है, इसमें प्राण, उदक और अन्न, रस, रक्त आदि धातुओं में कन्वर्ट हो जाए और वो जो कन्वर्टेबल नहीं है उनका मलों के रूप में मोक्षण हो जाए, तब तक रोग उत्पन्न नहीं हो सकते। वो अव्याहत गति तब तक रहे तब तक रोग उत्पन्न नहीं हो सकते। उन स्रोतस में वो विगुणता आने पर वो अयन और मोक्षण नहीं कर सकते, तो श्रवण नहीं कर सकते, तो परिणाम आपद्यमान धातुओं का परिणमन नहीं कर सकते, तो रोग। तो सत्क्रिया काल की एक्जिस्टेंस ही स्रोतस की दुर्बलता में है और हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। स्रोतस सिस्टम नहीं है, जैसा कि हमने ज्यादातर रोग निदान में समझ रखा है कि ये रसवत स्रोतस का मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, प्राणवत स्रोतस का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सिस्टम नहीं है, उसका कोई अव्यक्त स्वरूप है। वो देखिए, द्रव्य जो है वो दृश्य है, एनर्जी अदृश्य है। एनर्जी का स्वरूप दृश्य नहीं है, हाँ उसकी क्रिया भी दृश्य है। एनर्जी से होने वाली क्रिया जो है वो दृश्यमान है। तो इसलिए लास्ट में एक बात और कह करके मैं विराम लेता हूँ। फिर से एक बार आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा।